स्नेही विद्यार्थियों, डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, स्नातकोत्तर विभाग उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। माँ सरस्वती को नमन व वंदन करते हुए सितंबर माह के राष्ट्रीय चेतना के महापर्व मास की इस शुभ घड़ी में हम हिंदी भाषा को याद करते हुए उसके प्रति कृत संकल्पित होते हुए हम हमारे पूज्य व आराध्य व प्रेरणा स्रोत पितरों को भी नमन व वंदन करते हैं कि हर माथे पर तिलक की शोभा, हर माथे पर बिंदी, मजहब अपना कोई हो भैया, भाषा हो हिंदी। पढ़ूँ हिंदी, लिखूँ हिंदी, रहूँ हिंदी, जीऊँ हिंदी, कहूँ हिंदी, बनूँ हिंदी, चलन में ले लूँ चलूँ हिंदी। पहनना, ओढ़ना, खाना, बसा दूँ हर जगह हिंदी। बसे हैं स्नेह हिंदी में, मैं चाहूँ हर जगह हिंदी। माँ शारदे को पुनः नमन व वंदन करते हुए आज की इस कक्षा में हम भाषा की विशेषताएं और उसकी प्रकृति का अध्ययन करेंगे। भाषा अनेक प्रकार से समृद्ध है, उसके विविध लक्षण हैं। उन लक्षणों का हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। जैसे भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पिता की भाषा पुत्र की पैतृक संपत्ति की भांति अनायास ही प्राप्त होती है, किंतु यथार्थतः ऐसी बात नहीं है। यदि किसी भारतीय बच्चे को 1-2 वर्ष की अवस्था से विदेश में पाला जाए तो वह हिंदी या हिंदुस्तानी न समझकर वह वही बोलेगा जो वहाँ भाषा बोली जाती है। यानी भाषा पैतृक संपत्ति होती तो भारतीय भारत से बाहर भी रहकर बिना प्रयास के हिंदी समझ और बोल लेता, लेकिन यह उसके रहन सहन पर निर्भर करती है। जैसे कोई भेड़िया बहुत पहले से उठा लिया गया है और उस भेड़िए को हमने ही पाला पोसा है, तो जन्मजात शुरू से ही उस भेड़ी की आदतें मनुष्य की तरह हो जाएंगी। उसके मुंह से निषद ध्वनि भी मिलती जुलती होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो वह अवश्य मनुष्य की तरह बोलता, क्योंकि वह गूंगा नहीं है। तो जन्म से ही व्यक्ति को जो परिवेश मिलता है, भौगोलिक पर्यावरण मिलता है, वह उसी की भाषा में बात करता है और उसी की भाषा में समझता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा हमारे चारों तरफ के वातावरण से सीखी जाती है। यदि भारतवर्ष में रहने वाला शिशु फ्रांस रहकर फ्रेंच बोलने लगता है तो उसके चारों फ्रेंच का वातावरण रहता है। उसी प्रकार भेड़िए का साथी लड़का एक और वातावरण के अभाव में मनुष्य की कोई भाषा नहीं सीख सकता। दूसरी ओर भेड़िए के साथ रहने से वो उसी की ध्वनि का कुछ रूपों में अर्जन कर सकता है। अतएव स्पष्ट हो जाता है कि भाषा आसपास के लोगों से अर्जित की जाती है, इसलिए वो पैतृक न होकर अर्जित संपत्ति है। भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु है। प्रश्न यह है कि व्यक्ति इस संपत्ति का अर्जन कहाँ से करता है। इसका एकमात्र उत्तर है समाज से। इतना ही नहीं, भाषा पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से संबंधित है।
उसका विकास समाज में ही होता है और इसीलिए यह एक सामाजिक संस्था है। यूँ एक अकेले में हम भाषा के सहारे सोचते अवश्य हैं, किंतु भाषा इस सामान्य मुखर भाषा से भिन्न है जिसकी बात की जाती है। भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा परंपरा से चली आ रही है, व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा और समाज से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन आदि तो कर सकता है, किंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि कोई उसका जनक और जननी है तो समाज और परंपरा। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। यहाँ अर्जन की विधि के संबंध में हम कह सकते हैं कि भाषा को हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं। शिशु के समक्ष माँ दूध कहती है, वो सुनता है और धीरे धीरे उसे स्वयं कहने का प्रयास करता है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु के अर्थ में अनुकरण सबसे बड़ा गुण है। वो भाषा के सीखने में उसी गुण का प्रयोग करता है। भाषा चिर परिवर्तनशील है। यथार्थतः भाषा केवल मौखिक भाषा है। उसका लिखित रूप तो उसी मौखिक पर आधारित है और उसी के पीछे पीछे चलता है। ये मौखिक भाषा स्वयं अनुकरण पर आधारित है। अतः दो आदमियों की भाषा बिल्कुल एक सी नहीं होती। अनुकरण प्रिय प्राणी होने पर भी मनुष्य अनुकरण की कला में पूर्ण नहीं है। अनुकरण का अर्थ पूर्ण या ठीक न होना कई बातों पर आधारित है। भाषा के दो आधार हैं, भौतिक और मानसिक। परिवर्तन में दोनों ही कार्य करते हैं। अनुकरणकर्ता की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति सर्वदा ठीक वैसे ही नहीं रहती जैसे कि उसकी रहती है जिसका अनुकरण किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अनुकरण में कुछ न कुछ विभिन्नता का आ जाना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि अनुकरण करना। ये साधारण और छोटी छोटी विभिन्नताएं ही भाषा में परिवर्तन उपस्थित किया करती हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोग से घिसने और बाहरी प्रभाव में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार भाषा प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। जो वस्तु बन बनाकर पूर्ण हो जाती है उसका अंतिम स्वरूप होता है, पर भाषा के विषय में ये बात नहीं है। वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात ये कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का अमुक रूप अंतिम है। भाषा में से हमारा अर्थ जीवित भाषा से है। मृत भाषा का अंतिम रूप तो अवश्य अंतिम होता है, पर जीवित भाषा में ये बात नहीं है। भाषा के विषय में असत्य नहीं है कि परिवर्तन और अस्थिर ही उसके जीवन का द्योतक है। पूर्णता और स्थिरता मृत्यु है या मृत्यु ही पूर्णता या स्थिरता है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। हर भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। सीमा के भीतर ही उस भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र होता है। उस सीमा के बाहर उसका स्वरूप थोड़ा या अधिक परिवर्तित हो जाता है और उस सीमा के बाहर किसी पूर्णतः भिन्न भाषा की सीमा शुरू हो जाती है। प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। भौगोलिक सीमा की तरह भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है। अर्थात प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी निश्चित काल से प्रारंभ होकर इतिहास के निश्चित काल तक व्यक्त होती है। वह भाषा अपने काल की परिवर्ती या पूर्ववर्ती भाषा से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए प्राकृत भाषा का काल ईसा पूर्व 500 ईस्वी तक माना जाता है। इस कड़ी में इसके पूर्व पाली भाषा थी, इसके बाद अपभ्रंश, और ये दोनों भाषाएं पाली और अपभ्रंश प्राकृत से भिन्न हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है। किन्हीं भी दो भाषाओं का ढांचा पूर्णतया एक नहीं होता। उनमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ आदि में किसी भी एक स्तर या एक से अधिक स्तरों पर संरचना या ढांचे में अंतर अवश्य होता है और यही अंतर उनकी अलग या स्वतंत्र सत्ता का कारण बनता है। भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। सभी भाषाओं के इतिहास से भाषा के कठिनता से सरलता की ओर जाने की बात स्पष्ट है। यूँ भी इसके लिए सीधा तर्क हमारे पास यह है
कि मनुष्य या जन्मजात स्वभाव है कि वो कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। इसी कम प्रयास के वह सत्येंद्र को सतेंद्र फिर सतेन कहने लगता है, और एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब ये केवल सती कहकर ही काम चलाना चाहता है। ये उदाहरण ध्वनि से संबंधित है, किंतु व्याकरण के रूपों के बारे में भी यही बात है। पुरानी भाषाओं ग्रीक, संस्कृत आदि में रूपों और अपवादों का बाहुल्य है, किंतु आधुनिक भाषाओं में रूप कम हो गए हैं, साथ ही नियम बढ़ गए हैं और अपवाद कम हो गए हैं और आगे भी कम होते जा रहे हैं। भाषा पानी की धारा है जो स्वभावतः ऊंचाई कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता, अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते समय मालूम चलता है कि आरंभ में भाषा स्थूल थी, सूक्ष्म भावों के लिए, विचारों को गहराई से व्यक्त करने के लिए अपेक्षित सूक्ष्मता उसमें नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसमें इनकी प्राप्ति हुई। इस प्रकार दिन पर दिन भाषा में विकास होता रहा है और वो अप्रौढ़ से प्रौढ़ और प्रौढ़ से प्रौढ़तर होती जा रही है। ये एक सामान्य सिद्धांत है, किंतु प्रयोग पर भी निर्भर करता है। आज की हिंदी की तुलना में कल की हिंदी अधिक सूक्ष्म और प्रौढ़ होगी, किंतु संस्कृत की तुलना में आज की हिंदी को सूक्ष्म और प्रौढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि वह उन अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त होकर अभी तक हिंदी विकसित नहीं हुई जिनमें संस्कृत हजारों वर्ष पूर्व हो चुकी है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। भाषा वियोग से संयोग की ओर जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बारी बारी से भाषाओं की जिंदगी दोनों स्थितियों से गुजरती रहती है, किंतु अब ये मृत प्राय भ्रामक सिद्ध हो चुके हैं। नवीन मत के अनुसार भाषा संयोग से वियोग की ओर जाती है। संयोग का अर्थ है मिलती रहने की स्थिति, मिलन की स्थिति, जैसे राम गच्छति। वियोग का अर्थ है अलग हुई स्थिति, जैसे राम जाता है। संस्कृत केवल गच्छति संयुक्त रूप से काम चलाता है, पर हिंदी में जाता है वियुक्त रूप का प्रयोग करना पड़ता है। हर भाषा का स्पष्ट या अस्पष्ट एक मानक रूप होता है। विद्यार्थियों, आगामी कक्षा में हम भाषा का विकास यानी उसके परिवर्तन और उसके विभिन्न कारणों पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद।